स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज किया, सर कुछ लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए कि क्या चीज़ें हम पढ़ें, क्योंकि देखिए अंतिम टच देना बहुत ज़रूरी है। तो सारे लोगों के कमेंट की और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरा अनुभव कहता है इन सारी चीज़ों के पीछे, इतिहास की कुछ चुनिंदा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने भी जो सुबह में आपको जीएस का 10 बजे क्लास मिलता है या 9 बजे जो आप क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं, उसमें भी आप देखते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन इस समय घूम रहा है। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा हूँ आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, सारा कुछ अच्छी तरीके से आपने कवर भी किया होगा। अब मैं जिन चीज़ों को बता रहा हूँ उनको आप अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं पढ़े हुए तो लास्ट मोमेंट पे इन सब चीज़ों को देख डालिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री की ये जो संजीवनी बूटी है लगभग 3 से 4 पार्ट बनेगा। ठीक है, आज वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर किया है, आज वाले पार्ट में कुछ पल्लव वंश के बारे में, जिन लोगों ने मुझसे मैसेज में पूछा था सर क्या पढ़ ले, तो मैंने उनको पीडीएफ बना के भेजा था। आपको भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा कि आपको कौन सी टॉपिक लास्ट मोमेंट में कवर करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें पल्लव वंश की बात होगी और फिर आप आ जाएंगे जो सल्तनत काल की बात करते हैं उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आज सल्तनत काल, फिर गुलाम वंश, इन्हीं सब चीज़ों की 3-4 टॉपिकों की महज चर्चा है। मैंने बोर्ड पे पहले से लिखा है, आप भी अपनी लूसेंट की बुक उठा के इन सब टॉपिकों को लास्ट में कवर कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस बात को। देखिए पल्लव वंश के बारे में हम लोग क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि पल्लव वंश के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए मैंने पूरी डिटेलिंग नहीं लिखी है, ना ही मैं स्पेशली इस चीज़ का टीचर हूँ। ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है या मेरा अनुभव कह रहा है इस 2020 के काफ़ी पेपरों को देखने के बाद कि यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो आइए चलते हैं। अच्छा, जिसका मन करेगा वो ज़रूर ये काम करेगा और जिसका नहीं मन करेगा वो नहीं करेगा, क्योंकि किसी पे थोपा नहीं जाएगा ये सारा काम। और एक बात ये भी याद रखिए, अंत में आपको कोई कुछ बता दे रहा कि इतना काम जरूर करके जाइएगा, तो ये अपने आप में, यहाँ देखिए यहाँ पता नहीं क्या क्या पढ़ लें, क्या पढ़ लें। लोग सोचते हैं ना कि क्या पढ़ लें, 10 लोगों से पूछते रहते हैं। तो अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो कुछ कह रहा है उसको सुनिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं हिस्ट्री के टॉपिक, संविधान के टॉपिक, करंट अफेयर के टॉपिक आपसे डिस्कस कर जाऊंगा इन 20 दिनों के अंदर में। ठीक है, और आप जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में आपको बोलता रहता हूँ कि बाबू 3 चीज़ों को कवर करिए। एक तो करंट अफेयर को कवर करिए, फिर आपको बोला गया है, कई बार मैंने कहा है कि एक आप टॉपिक संविधान को कवर करेंगे और एक हिस्ट्री के। आज हिस्ट्री की शुरुआत है। देखिए पल्लव वंश में, पल्लव वंश के संस्थापक तो कभी पेपर में नहीं पूछे गए। ठीक है, हमारे एसएससी स्टैनो में तो कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, एसएससी में पूछा गया कि नहीं उसका अलग से देखेंगे। ठीक, तो संस्थापक आपको याद रखना है कि सिंह विष्णु, वैसे नॉर्मली याद रखिएगा। पल्लव वंश की जो राजधानी है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए बन रहा है। ठीक है, तो राजधानी जरूर याद करिए पल्लव वंश की, कांची या कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। ये प्लेस भी बहुत ही वैल्यू कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ आपने कवर किया कि पल्लव वंश की राजधानी क्या है, कांची या कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में। ठीक है, वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था सिंह विष्णु। और देखिए इसमें जो एक आखिरी फैक्ट में आप जब देखेंगे, यहाँ तक कुछ आपको केवल पल्लव वंश की चर्चा मिलेगी। तो देखिए महाबलीपुरम, आपने देखा होगा पेपर में कि महाबलीपुरम की चर्चा आती रहती है। तो यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर को देखिए, नाम क्या है, महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर है। ठीक है, जिन्हें रथ मंदिर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें रथ मंदिरों की संख्या जो है वो 7 है। ध्यान क्या रखना है, ये जो महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर है, ठीक है, याद रखना इसको बनवाया किसने है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिर महाबलीपुरम में बनवाया था। ठीक है, जिसमें 7 रथों की चर्चा है। संख्या में जो रथ है, मतलब रथ मंदिरों की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको याद रखना है कि पेपर में पूछा जाता है वातापी कोट, वातपी कोट। ठीक है, वातापी भी बोलते हैं, वातपी कोट की उपाधि किसने धारण की थी, तो उपाधि देखिए आपके सामने, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसमें क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट, एकाश्म मंदिर जो है महाबलीपुरम का, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि 7 रथ मंदिरों की संख्या आई है। और उसकी राजधानी पूछा जाता है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लगभग ये वीडियो 20 मिनट में समेट दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। आप फिर उसके बाद अपना लूसेंट उठाइएगा और ये टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक किया, आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए नरसिंह वर्मन सेकंड की बात होती है, इसी वंश का शासक है। इसने क्या किया था, कांची में, ठीक है,
कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, और देखिए अब उस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर। जब आप बुक उठाएंगे ना, लूसेंट उठाएंगे या कोई भी चीज़ उठाएंगे जिससे आप जीएस पढ़ते हैं, तो इसकी काफ़ी डिटेलिंग दी होगी, लेकिन मैंने देखिए आपको 2-3 लाइनों में पल्लव वंश खत्म कर दिया, क्योंकि यही सब पूछता भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लास्ट मोमेंट में जरूर टच करें। ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये किस शैली में है? तो द्रविड़ कला शैली में। ठीक है, द्रविड़ कला शैली। तो यहाँ पे आप खत्म करते हैं पल्लव वंश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चर्चा केवल राष्ट्रकूट, देखिए राष्ट्रकूट का पूछता है तो संस्थापक पूछ लेता है। कई बार आपने सुना होगा कि दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक था, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके स्टैनो में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यादव वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो यादव वंश की राजधानी क्या थी? देवगिरी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसको भी कवर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि देखो एक एक लाइनों में सबको समेट दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे चीज़ों को जाके अपने लूसेंट की बुक उठा के। ठीक है, अच्छा इसमें एक चर्चा आई है होयसल वंश की राजधानी। ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी। तो नाम तो इसका द्वार समुद्र है। ठीक है, द्वार समुद्र भी बोल सकते हैं, द्वार समुद्र भी बोलेंगे, लेकिन आधुनिक में इसका नाम क्या जानते हैं? हेलेविड है। ठीक है, हेलेविड आपसे पूछ सकता है कि हेलेविड किसकी राजधानी थी? तो होयसल वंश की थी। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। पाल वंश, जितना ही पल्लव वंश इंपॉर्टेंट है उतना ही पाल वंश भी इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के संस्थापक का नाम पूछता है आपसे बार बार पेपर में। तो पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या था? गोपाल था। गोपाल पूछा गया पेपर में। इसकी राजधानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी राजधानी क्या है? पाल वंश की मुंगेर है। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पाल वंश की राजधानी क्या है? मुंगेर। अच्छा, पाल वंश का जो गोपाल संस्थापक था वो किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। ये तो नहीं पूछा, लेकिन राजधानी और संस्थापक पूछा जा चुका है, तो कवर जरूर करेंगे आप। ठीक है, एक फैक्ट आप देखते हैं पाल वंश से पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना की है, किसने बनवाया? तो देखिए इन्हीं का एक शासक था, इसी वंश का एक महान शासक था जिसका नाम है धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने ही क्या किया था? यहाँ पे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पाल वंश से रिलेटेड है। आगे देखिएगा, कई बार पेपर में ये देखने को मिलता है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुए थे वो किस जगह पे हुए थे? तो याद रखिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुए थे वो कन्नौज वाले प्लेस पे, ठीक है, कन्नौज में हुआ था। ठीक है, या कन्नौज के लिए होता है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिए कि कन्नौज के लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। अच्छा, कौन कौन उसमें शामिल था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सारे वंश उसमें शामिल थे। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शामिल थे कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, आगे आप देखेंगे एक फैक्ट मैंने आपके सामने लिखा है, कल्लड़ की जो राज तरंगड़ी है, ये आपको तो याद है कि कल्लड़ की जो राज तरंगिणी किसने लिखा? तो कल्लड़ ने लिखा। सवाल पूछता है कि राज तरंगिणी किसके इतिहास से संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये हिस्सा हम लोगों ने कवर कर दिया। आते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से पे। नेक्स्ट वाला हिस्सा यहाँ से शुरू है, इसमें बीच में मैंने इधर लिख दिया क्योंकि इधर जगह कम था। ठीक है, तो अगर इसमें आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु। यहाँ पे एक नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने एकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें 7 रथों की मंदिर, ये वाला रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, 7 रथों वाला मंदिर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार नरसिंह वर्मन सेकंड का चर्चा है। नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या किया था? इसमें एक कैलाश मंदिर का चर्चा है। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था जिसका बाद में नाम क्या? राज सिद्धेश्वर मंदिर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, द्रविड़ कला शैली में ये बना था। फिर आपसे जब पूछेगा राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। जब आपसे इसके आगे का पूछेगा यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो देवगिरी थी यादव वंश की। होयसल की राजधानी क्या थी? तो हेलेविड थी। ठीक है, पहले द्वार समुद्र था। इसे पढ़िए ना, लास्ट मोमेंट में यही करना है, आपको याद हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे कि मतलब कितना पढ़ना है। मैं जो बता रहा हूँ ना उतना करिए, ठीक है, याद हो जाएगा। ऐसी पाल वंश की बात होती है तो संस्थापक गोपाल था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। फिर आप बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे इसी में एक धर्मपाल की चर्चा थी, तो धर्मपाल क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था।
और इसमें एक फैक्ट आप देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, ठीक है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक तीनों मिले हुए थे। लास्ट फैक्ट मैंने कल्हड़ की राजतरंगिणी बताई कश्मीर के इतिहास से, कितना नॉर्मल है, याद करिए ना, जितनी बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आइए, मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा आती है तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों ने, ठीक है, भारत पर सफल आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर सफल आक्रमण अरबों ने किया था और वो किस प्रांत पे किया था? सिंध पे किया था, ठीक है। याद रखिएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, ठीक है, या कह सकते हैं कि अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पे 712 ईस्वी में, ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे। सेकेंड में आपके पास मैंने लिख दिया, देखिए मोहम्मद बिन कासिम खत्म, ठीक। ऐसे ही मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, उस टॉपिक को जरूर कवर करें और ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। मेरी बात अगर विश्वास में आ रही हो तो आप चेक करिएगा, जो मैं सुबह 10 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और रात में 9 बजे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कितने बने हुए हैं वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि वो 17 बार आक्रमण कर चुका है भारत पे, ठीक है, उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया। और पहला आक्रमण अगर पूछेगा कि भारत पर उसका पहला आक्रमण कब हुआ था तो सन 1000 ईस्वी में, ठीक है। कितनी बातें आपने देखा कि महमूद गजनी जो है उसने क्या किया था, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और इसे मूर्ति भंजक बोला जाता है और भारत में पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो आक्रमण एक सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, बहुत चर्चा में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी इसने, ठीक है। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, सौराष्ट्र प्रांत जो बोलते हैं, प्रांत मतलब गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट मैंने ऐड किया मोहम्मद गौरी, क्यों इंपॉर्टेंट है? मोहम्मद गौरी ने जितने भी युद्ध लड़े, चाहे वो तराइन का युद्ध हो, चाहे प्रथम या द्वितीय हो या चंदावर का हो, तीनों पेपर में आते रहते हैं और हर पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप जरूर तैयार करें। इनके बीच हुआ कौन जीता, ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। मोहम्मद गौरी की जब आप बात करेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान आपस में भिड़े थे, ठीक है। तो आपस में जब भिड़े तो पृथ्वीराज चौहान जी क्या थे? विनर थे उसमें, पहला 1151 का तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी एकदम तैयारी से आया और पृथ्वीराज चौहान एकदम सोचे थे कि पिछली बार भी हरा दिया था, इस बार भी क्या जीते, वैसे ही हारा हुआ तो अब क्या जीतेगा। लेकिन कहते ना कि शेर के मुंह में खून लग गया तो कमियां जान गया था, अपनी कमियों पे जाके काम किया और आज सफल हुआ। सफल क्या हुआ कि 1192 में फिर से उसने तराइन पे आक्रमण, मतलब उसके राज्य पे आक्रमण किया और उसे बोला गया तराइन का दूसरा युद्ध। इनके बीच हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इसमें क्या था, इस बार गौरी विनर था। तो अपनी असफलता से उसने सीखा तो आगे क्या किया, विनर बना। फिर उसने वहीं नहीं रुका, फिर चंदावर का भी युद्ध हुआ, उसके महज 2 साल बाद, मतलब 1192 के महज 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है। और चंदावर का युद्ध जब होता है तो गौरी और जयचंद भिड़ते हैं 1194 में। इसमें भी गौरी क्या रहता है, विजयी रहता है। वो जयचंद की पता नहीं कौन सी लाइन उसमें कहते हैं, हम छले नहीं गए चल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो ये जयचंद भैया बहुत फेमस है इतिहास में, हो सकता है दोगले ही किया होगा। तो चलिए, चंदावर का युद्ध 1194 याद रखें, गौरी और जयचंद के बीच में गौरी विनर, ठीक। आगे सल्तनत काल की आप बात करें, सल्तनत काल भी आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन पर मैं फोकस करा रहा हूँ आपको, उस पर देखिए, बाकी आप लूसेंट से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। सल्तनत काल की बात करते हैं तो पहले गुलाम वंश की चर्चा आती है, ठीक है। गुलाम वंश को एक नाम से और जाना जाता है, उस नाम को याद रखिएगा। पिछली बार एसएससी स्टैनो में पूछा है कि इसमें कोई शासन काल का मतलब रजिया की बात कर दी या किसी शासक का नाम दिया था, पूछा था ये किस वंश से रिलेट करती है, जानते हैं? गुलाम वंश ना लिख के उसमें दिया था मामलूक वंश। तो आपको ये याद रखना है कि गुलाम वंश को ही मामलूक वंश बोलते हैं, ठीक है। तो मामलूक वंश था और ये पूरा कार्यकाल कितना है, 1206 से लेके 1296। कई बार पेपर में ये भी पूछता है कि गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। तो 1206 से लेके 1296 तक इनका सल्तनत काल में गुलाम वंश का कार्यकाल था, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, यहाँ तक फैक्ट हो गया है, 1296 तक देखने को मिलता है। फिर आगे देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसकी राजधानी क्या थी,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजधानी, ठीक है। गुलाम वंश की राजधानी मतलब ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। और जानते हैं अंत में अभी एक लाइन आपको मिलेगा, उसी जगह पे चौगान खेलते हुए लाहौर में उसका मकबरा भी बना दिया गया, वहीं वो मर भी गया था घोड़े से गिर के, ठीक है, पोलो खेल खेलते हुए। अब देखिए इसमें आगे, तो इसने क्या किया था, एक ऐबक को क्या बोला जाता था, लाख बख्श बोला जाता था, लाखों का दान देने वाला ऐबक को बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाया था। तो ये याद रखिए, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद, और उसे ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक आपको चर्चा मिलेगी कि कुतुब मीनार का नींव भी इसने रखा था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का नींव भी रखा था, और किसकी याद में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वैसे बख्तियार काकी याद रखिए, इन्हीं की याद में या इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार नींव रखी गई, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो इल्तुतमिश ने उससे क्या किया था, पूरा करवाया था। अब आगे देखेंगे चौगान का जो खेल है, जैसे पोलो जो खेल है, ठीक है, पोलो खेल खेलते हुए 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, और लाहौर में ही इसका मकबरा भी बनवा दिया गया, ठीक है, वहीं पे उसको दफन भी कर दिया गया। याद रखिएगा, ऐबक का मकबरा लाहौर, कई बार पूछा गया पेपर में। इल्तुतमिश की बात करेंगे, इल्तुतमिश क्या है, इनके बारे में देखेंगे। 1211 से लेके 1236 तक इनका कार्यकाल था। और एकता प्रणाली, सबसे याद रखिए, एकता प्रणाली का चलन चलाया था। एकता प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप इतना याद रखेंगे, एकता प्रणाली को उसने चलाया था, ठीक, किसने, इल्तुतमिश ने। ये आप जरूर याद रखिए। तुर्कान चिहलगानी, इसकी ये पूछता है इसकी स्थापना किसने की थी, जिसे आगे जाके बलबन ने एकदम विनाश कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका तुर्कान चिहलगानी का मतलब होता है 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। तो इसको किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, या बनाया था अपने 40 गुलाम संगठनों, 40 गुलाम सरदार थे जिनका संगठन बना था, उसका नाम था तुर्कान चिहलगानी। देखिए ये इल्बरी तुर्क था, इल्बारी तुर्क भी बोलते हैं, इल्बरी तुर्क था। क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद रखिए कि इल्तुतमिश क्या था, इल्बरी तुर्क था। दिल्ली का ये एकमात्र वैधानिक सुल्तान, पहला वैधानिक सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का वैधानिक सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश बताएंगे, ठीक है। जब आगे देखेंगे कि इसको मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी बोला जाता है, इनको इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। अपना मकबरा इसने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था, और कहाँ, दिल्ली में ही बनवाया था, ठीक है। तो इसका मकबरा अगर आप याद रखेंगे इल्तुतमिश का, तो वो इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में ही है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो कुछ चर्चा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए रजिया की बात आएगी, उससे भी पहले एक लाइन और है, मिन्नाज उस सिराज है, मिन्नाज उल सिराज इसी के दरबारी कवि थे। पूछा अगर गया पेपर में कि मिन्नाज उल सिराज किसके दरबारी कवि थे, तो वो इल्तुतमिश के थे, बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं रजिया की बात आगे, ठीक है। रजिया फंसी गुंडों में क्या एक मूवी बनाया गया था, सब लोग मूवी क्या, इसको सब लाइन में मतलब कि बोलते रहते हैं, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब बस ताना कसने के लिए सब बोलते हैं कि रजिया फंसी गुंडों, पता नहीं कैसे सब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रजिया सुल्तान से आपको क्वेश्चन केवल एक देखने को मिलता है, और वो क्वेश्चन कौन सा है, आप देखते हैं कि इसका कार्यकाल कितना है, 1236 से 1240। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रजिया के और इल्तुतमिश के बीच में कोई और बंदा नहीं आया था जो शासन नहीं किया था, लेकिन योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे, ठीक है। तो जब लायक नहीं रहेंगे तो फिर हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, इस बंदे से मतलब रजिया से केवल एक क्वेश्चन आपसे मिलता रहता है पूरे हिस्ट्री में, और ये क्या है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात आती है बलबन की, तो बलबन से देखिए काफी क्वेश्चन बनते रहे। तो इसका कार्यकाल क्या है, 1265 से लेकर 1287 तक बलबन का कार्यकाल है। बलबन का कार्यकाल 1265 से 1287 तक। तुर्कान चिहलगानी का विनाश इसने किया था, जिसे इल्तुतमिश ने गढ़ा था, ठीक है। इसको इसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अच्छा, एक देखिए सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन के राजदरबार में शुरू हुई। सिजदा का मतलब क्या होता है, जमीन पे लेटकर जी हुजूरी करिए, और पैबोस का मतलब होता है उसके कदम चूमिए जो राजा हैं, ठीक है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा को इसने बलबन के राजदरबार में शुरू किया गया था, और इसने अपने आप को एक खुदा माना था, ठीक, अच्छी बात है। बलबन ने देखें फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक नवरोज उत्सव, ये आज भी आपसे पेपर में पूछा जाता है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ये फारसियों का एक त्यौहार था, नवरोज त्यौहार, जिसे बलबन ने मतलब सेलिब्रेशन करवाया था। ठीक है। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक नवरोज उत्सव का सेलिब्रेशन किया। ठीक, नवरोज उत्सव याद रखिए फारसी लोगों का। आगे बढ़ेंगे, विरोधियों के प्रति बलबन का एक कठोर नीति थी। तो कठोर नीति क्या थी, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि लोह और रक्त की नीति। ठीक है, लोह एंड रक्त की नीति, मतलब लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, बलबन ने अपनाई थी लोह और रक्त की नीति, याद रखिएगा, अपने विरोधियों के प्रति। तो बलबन से इतना ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, बलबन की थोड़ी सी एक दो लाइनें और देखिए। बलबन को किसने उलूग खां की उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि बलबन को उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। और बलबन के ही दरबारी कवि थे, कह सकते हैं दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। ठीक है। अच्छा, इतना तो आप देखते हैं गुलाम वंश के कार्यकाल में। ठीक है, इतना आप गुलाम वंश के कार्यकाल में देखते हैं। और फिर आपको देखने को मिलता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो वो कौन थे, शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, कैमूर्स थे, याद रखे थे शमसुद्दीन के। ठीक, शमसुद्दीन कैमूर्स जो थे लास्ट शासक थे गुलाम वंश के। फिर उसके बाद चर्चा होती है तुगलक वंश की। अब इधर आ जाइए। ठीक है, तुगलक वंश की चर्चा होती है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश को देखें। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले खिलजी देखिए, पहले गुलाम आए, फिर खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश बहुत छोटा सा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट उतना मैंने लिखा है। आप लूसेंट में जरूर इस टॉपिक को पढ़िएगा। कार्यकाल क्या है, 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि खिलजी वंश की स्थापना जिसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुरंत आप उसकी स्थापना जिसने की उसको छोड़ के सीधे चले आएंगे अलाउद्दीन खिलजी पे। कुछ काम अलाउद्दीन खिलजी ने की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के काम से क्वेश्चन मिलते रहते हैं हमें। तो एक देखिए, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, जिसे आप कह सकते हैं बाजार व्यवस्था भी लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अच्छा, इसने ही क्या किया था, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अच्छा, एक देखिएगा इसके बाद वाले पोर्शन में जब आप बात करेंगे जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही कृति। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही, ये भी आप याद रखिएगा। जियाउद्दीन बर्नी, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जियाउद्दीन बर्नी की कृति क्या है, तारीखे फिरोज शाही। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग पहुंचेंगे तुगलक वंश के कार्यकाल में। ठीक है, तुगलक को देखेंगे। तुगलक वंश में आप देखेंगे तो 1320 से 1398, ठीक है, 1320 से 1398 में, तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम आपको याद रखना है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। नहरों का निर्माण कराने की वजह से बहुत ज्यादा ये चर्चा में थे। और एक तुगलकाबाद शहर भी इन्होंने दिल्ली में बसाया था। ठीक है, तो नहरों का निर्माण या तुगलकाबाद शहर का जिन्होंने बसाया था उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर देखिए और आगे एक फैक्ट आप पाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर एक कोही जो विभाग था ये किससे संबंधित था, तो अमीर एक कोही विभाग जो था वो संबंधित था कृषि से। ये क्वेश्चन आपसे मिलता रहता है, इसको याद रखेंगे। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है। आप जब जाके लूसेंट उठाएंगे ना तो सब कुछ नहीं लिखा हूँ मैंने इस पे मैंने सब कुछ नहीं लिखा है, काम की बातें लिखी हैं। ठीक है, तो उसमें भी देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की थी। और ये जब अपने मतलब कि कुछ विजय करके, मतलब कुछ युद्ध वगैरह जीत उठ के ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही घोषणा कर दिए और दिल्ली में दरबार में संदेशा भिजवा दिए निजामुद्दीन औलिया के पास। तो निजामुद्दीन औलिया से कहा गया, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भाई निजामुद्दीन औलिया जी आप दिल्ली खाली कर दीजिए, हम दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये इन्होंने पहले ही वहाँ से बता दिया तो निजामुद्दीन औलिया ने ही उसी वक्त कहा था भाई तुगलक जी दिल्ली अभी दूर है। तो आप लोग सुनते रहते हैं, हमेशा नेता यूज करते रहते हैं शब्द, हम लोग भी कहते रहते दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था।
और आज आपके 10 बजे की क्लास में मॉर्निंग में मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर कराया है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपसे पूछा जाता है इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के बारे में 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। इब्न बतूता का 2 क्वेश्चन ये है कि एक तो ये याद रखना है कि ये बंदा मोरक्को से आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को से आया था। ठीक, इसकी पुस्तक के बारे में भी जानकारी पूछी जाती है कि रहला किसने लिखा है। ठीक है, रहला, तो रहला पुस्तक को भी इब्न बतूता ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात आप करते हैं तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन भी की थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि देवगिरी से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो देवगिरी से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी में एक शासक है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक बोलेंगे, फिरोज तुगलक जब बोलेंगे या फिरोज शाह तुगलक बोलेंगे तो इसने क्या किया था, सर्वप्रथम ये बंदा ऐसा मुस्लिम शासक था। ठीक है, ये अपने 2-3 कामों की वजह से ये बंदा भी जाना गया और इससे भी क्वेश्चन पूछे गए कि इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। पहली बार ऐसे हुआ था कि कोई मुस्लिम शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, अच्छा, फिर फिरोज के बारे में कुछ बातें हैं कि फिरोज ने कुछ शहर को बसाया था और जितने शहर को बसाया था वो सारे शहर इंपॉर्टेंट है। जैसे फिरोजाबाद शहर फिरोज तुगलक ने बसाया, जौनपुर शहर फिरोज तुगलक ने, फतेहाबाद, फिरोजपुर, तो फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर और भी बहुत सारे लगभग 100 शहरों को इसने बसाया था। तो 4 शहर 5 शहर उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 4 मैंने नाम लिया। तो फिरोजाबाद और जौनपुर तो पेपर में पूछा जाता है, फिरोजपुर भी पूछा जाता है, तो याद रखिए फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। ठीक, अच्छा, बर्नी की एक कृति है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही बर्नी की एक कृति है, या कह सकते हैं बर्नी ने लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, तो बर्नी ने लिखा था। ठीक है, और ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये बाबा फरीद का अनुयायी था। ठीक है, और सल्तनत युग का इसे अकबर भी बोला जाता है। तो दोनों आप याद रखेंगे कि फिरोज तुगलक कौन था भैया, सल्तनत काल का अकबर इसे बोला जाता था। ठीक है, और बाबा फरीद के ये अनुयायी थे। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखने को पाते हैं सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश आता है इस तुगलक वंश के बाद। तो सैयद वंश नॉर्मली खाली इतना जानना है कि सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान, कुछ नहीं इनके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग लेनी है। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खान। बाद में बढ़ जाएंगे सीधे लोधी वंश पे। लोधी वंश से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी आप जल्दी जल्दी देखें। लोधी वंश का कार्यकाल क्या है, 1451 से 1526 तक कार्यकाल है। संस्थापक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोधी वंश का। संस्थापक क्या पूछा जाता है इसमें कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था या संस्थापक थे। ठीक है, इसी बंदे ने क्या किया था, बहलोल लोधी ने ही अपने आप को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि भी दी थी। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि बहलोल लोधी ने अपने आप को दिया था। इसी के बाद एक शासक आता है सिकंदर लोधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बंदा हो जाता है। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक के नाम पे बस याद करिए बहलोल लोधी हैं। उसके बाद जो आता है वो बंदा सबसे अधिक काम करता है। उस बंदे का क्या है, इसने आगरा शहर बनाया था, या कह सकते हैं आगरा शहर बसाया था। किसने, सिकंदर लोधी ने। याद रहेगा, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर, जी हाँ, जहाँ ताजमहल बना हुआ है, उसी शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। और इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसने एक पैमाने का भी जिक्र किया था, एक पैमाना अपने लिए बताया था, गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी एक पैमाना है जिसे सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाते वक्त मतलब एक ये पैमाना भी निकाला था। ठीक, अब देखिए जो आपको इतिहास में देखने को मिलता है, लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 21 अप्रैल 1526 से पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसमें इब्राहिम लोधी और बाबर दोनों भिड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो बाबर बड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड था, बड़ा यूनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहा था और भारतीयों में जो इब्राहिम लोधी थे वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, मतलब पुरानी चीज़ों पर लगे हुए थे। तो इसमें बाबर की विजयी हुई थे और इब्राहिम लोधी हार गए थे। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे फैक्ट को आपने कवर किया होगा। ठीक है, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए और बहुत सारे लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार जल्दी से इसको देख लें। ठीक है, लास्ट मोमेंट में ये संजीवनी बूटी आपके लिए इतिहास का पहला क्लास था। ऐसे ही 3-4 क्लास को मैं कवर करके एक दिनों में आपको बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। लास्ट मोमेंट में इतना ही कर लीजिए, बहुत है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।